एक बहुत पुरानी कहावत है कि रिश्ते तोड़ने नहीं चाहिए लेकिन जहाँ कदर ना मिले वहाँ रिश्ते निभाने भी नहीं चाहिए। तो इस चीज़ को फॉलो कीजिए, आप सुखी रहेंगे। और देखिए आज है 15 सितंबर। देखिए आज की वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट वीडियो बने रहिए। और देखिए इस वीडियो को पूरा रखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और साथ में आप 2018, 19, 20 और 2021 के सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा आज का पहला प्रश्न है कि हिंदी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। देखिए हिंदी दिवस सबसे पॉपुलर दिवसों में से एक है। और अगर आप पिछले 10 सालों का पेपर देखेंगे किसी भी एग्जाम का, तो आपको 10 में से कम 8 बार जो है हिंदी दिवस के बारे में मिल जाएगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए हिंदी दिवस को हम 14 सितंबर को मनाते हैं। और कुछ और फैक्ट है हिंदी दिवस के बारे में, ध्यान सुनिएगा। देखिए जो हिंदी दिवस है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1949 में, यानी कि 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया आज कि 14 सितंबर को ही हम हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं। और देखिए एक संविधान में अनुच्छेद है, अनुच्छेद 343। तो इसके बारे में एग्जाम में पूछा गया है कि ये किससे संबंधित है। देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 343 है, तो इसके तहत हिंदी भाषा को अपनाया गया था, इसको याद रखिएगा। और जो पहला हिंदी दिवस है ये कब मनाया गया था, ये मनाया गया था 14 सितंबर 1953 को। और देखिए हिंदी के बारे में बात करें तो ये विश्व की चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है वर्तमान में। और दूसरा प्रश्न है कि मोरक्को के नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो देखिए एक देश है मोरक्को, ठीक है, जिसके बारे में अभी हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। मोरक्को कहाँ पे लोकेटेड है, अभी ये जान लीजिए कि मोरक्को के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं अजीज अखनौच। और आपको पता होना चाहिए कि मोरक्को में अभी भी राजशाही चलती है। तो वहाँ के राजा का नाम है मोहम्मद सिक्स। इनके द्वारा अभी हाल ही में अजीज अखनौच को जो है मोरक्को का नया प्रधानमंत्री जो है नियुक्त किया गया है। देखिए अभी हाल ही में जो संसदीय चुनाव हुए थे कहाँ पे, मोरक्को में, तो वहाँ पे जो है अजीज अखनौच जो है इनकी एक पार्टी है, इसका नाम है नेशनल रैली ऑफ इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इस पार्टी ने 10 सितंबर 2021 को हुए संसद चुनाव में 395 में से कुल 102 सीटें जो है इस पर जीत हासिल की थी। तो इसके बाद इनको पीएम चुन लिया गया। और देखिए इस इनकी नियुक्ति से पहले जो 60 वर्षीय अखनौच हैं, यानी कि अजीज अखनौच हैं, ये जो है कृषि मंत्री के रूप में काम कर रहे थे 2007 से 2021 तक जो है मोरक्को के। तो याद रखिएगा अजीज अखनौच जो है मोरक्को के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। और आ जाइए थोड़ा सा मोरक्को के बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। मोरक्को किस महाद्वीप में स्थित है ये आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर कंट्री है। देखिए ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये आपका जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। और इधर आपका एशिया महाद्वीप आपका है, और ये आपका फिर अफ्रीका है, और इधर आपका यूरोपियन कंट्रीज हैं। तो देखिए जो अफ्रीका का मैप दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अफ्रीका के मैप पे अगर आप जो है आगे बढ़ेंगे तो इधर देखिए यहाँ टॉप पे आपको ये जो केसरिया वाला पार्ट दिख रहा है ये आपका कौन सा है, मोरक्को देश है। और इस मैप को अगर आप जूम करेंगे तो नीचे वाला ये वाला पार्ट आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बैक करते हैं। देखिए ये वाला पार्ट जो है आपको जो यहाँ पे दिख रहा है ये आपका है मोरक्को। और मोरक्को अपनी सीमा किससे बनाता दिख रहा है, अल्जीरिया से, वेस्टर्न सहारा से। तो इसको याद रखिएगा। देखिए मोरक्को जो है इसकी राजधानी है रबात, मुद्रा है मोरक्कन दिरहम, और ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, इसको याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है कि ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए इस पुस्तक को लिखा है सुब्रमण्यम स्वामी ने, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आपके हैं ये, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक को लिखा है सुब्रमण्यम स्वामी ने। और देखिए इनकी इस पुस्तक में बताया गया है कि कैसे आतंकवाद का मुकाबला उचित प्रतिबंधों के भीतर मानव और मौलिक अधिकारों के साथ किया जा सकता है, जिसे संविधान के द्वारा अनुमत और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है। और देखिए इस अध्ययन की ये थीसिस है कि आतंकवाद को रोकने के लिए भारत को एक राष्ट्र के रूप में पहचान की अवधारणा को बढ़ावा देना चाहिए। और 1999 की बात करें तो देखिए उसमें 1999 में घटना हुई थी, इसका वर्णन किया गया है सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा।
देखिए 1999 में अफगानिस्तान के कंधार में अपहृत इंडियन एयरलाइंस के यात्रियों के बदले 3 खूंखार आतंकवादियों की रिहाई भारत के आधुनिक इतिहास में आतंकवादियों के लिए सबसे खराब आत्मसमर्पण था। तो इस चीज़ का भी जिक्र किया गया है ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक में। तो खास तौर से इस पुस्तक में क्या डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे जो है आतंकवाद का मुकाबला उचित प्रतिबंधों के भीतर मानव और मौलिक अधिकारों के साथ किया जा सकता है। और इस पुस्तक को लिखा है सुब्रमण्यम स्वामी ने। पुस्तक का नाम क्या है? ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। इसको हर हालत में रट लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई पहल शुरू की गई है? तो देखिए मेडिसिन फ्रॉम द स्काई पहल को शुरू किया है तेलंगाना की सरकार ने। और देखिए जो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना है, इसका उद्देश्य ड्रोन के उपयोग का उपयोग करके टीकों और अन्य आवश्यक उत्पादों को दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचाना। यानी कि अब जो ड्रोन होगा इसके माध्यम से जो है जो कुछ वैक्सीन हो गए, दवाएं हो गई, तो इनको जो है दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचाया जाएगा ड्रोन की मदद लेकर। और जो आपका मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट है, तो इसको अभी पायलट आधार पर तेलंगाना के 16 ग्रीन जोन में किया जाएगा और बाद में डेटा के आधार पर इसको जो है राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा देखिए ये प्रोग्राम केवल तेलंगाना का नहीं है, इसको पूरे भारत में लॉन्च किया जाना है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई पहल को। तो इसको याद रखिएगा कि हाल ही में तेलंगाना से जो है पायलट तौर पर स्टार्ट की गई है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई पहल। और देखिए तेलंगाना के बारे में आइए थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं। तेलंगाना राज्य का इसका गठन कब हुआ था? देखिए तेलंगाना के बारे में सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है कि तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? तो तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। कब हुई थी? 2 जून 2014 को। और तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। तेलंगाना की जनसंख्या कितनी है? जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार तेलंगाना की जनसंख्या है 3,51,93,978। और देखिए तेलंगाना में जिलों की संख्या 33 है। और तेलंगाना के राज्यपाल का नाम है डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन और वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव जी। और देखिए तेलंगाना जो है इसका उच्च न्यायालय आपका हैदराबाद उच्च न्यायालय। और देखिए तेलंगाना जो है ये 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। ये राज्य है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इसको आप मैप में भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको इंडिया का मैप दिख रहा है और ये तेलंगाना जो आपका है कुछ इस स्थान पे लोकेटेड है। मैप को थोड़ा सा हम जूम करेंगे तो आपको दिखेगा कि तेलंगाना जो है ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के साथ अपनी सीमाएं बना रहा है। तो इसको याद रखिएगा। मैप पे आपको देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको आप रख भी सकते हैं, बाद में पढ़ाई में आपके काम आएगा। देखिए तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री इनका नाम क्या है? डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, मैंने आपको बताया अभी। और देखिए यहाँ पे जो है जो मुख्य त्यौहार हैं कौन कौन से हैं तेलंगाना में। देखिए तेलंगाना में बोनालू उत्सव और बतुकम्मा त्यौहार मनाया जाता है। और तेलंगाना में राष्ट्रीय पार्क कौन कौन से हैं? देखिए तेलंगाना में जो है KBR कासू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। हैदराबाद अमराबाद टाइगर रिजर्व स्थित है। और तेलंगाना में ही आपका महबूब नगर और नालगोंडा नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भी है। और नालगोंडा पाखल वन्यजीव अभयारण्य भी आपका तेलंगाना में स्थित है। और वारंगल कंवल वन्यजीव अभयारण्य भी तेलंगाना में ही स्थित है। तो तेलंगाना का पूरा जीके मैंने कंप्लीट कर दिया। और तेलंगाना में कौन कौन से बांध है? देखिए एग्जाम में क्या होता है, इधर जो है राज्य का नाम लिखेगा और इधर बांधों का नाम लिख देगा, कहेगा कि सुमेलित कीजिए। ठीक है, कौन सा बांध किस राज्य में स्थित है। तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, तो मैं आपको जो है हमेशा क्या करूँगा, बांधों का जो ठीक है रिवाइज कराते रहूँगा कौन सा बांध किस राज्य में स्थित है। तो देखिए तेलंगाना में 4 बहुत ही पॉपुलर बांध स्थित हैं। पहला आपका है नागार्जुन सागर बांध। एग्जाम में पूछा जाए कि नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे है, तो आपका तेलंगाना में है। कृष्णा नदी निजाम सागर बांध भी आपका तेलंगाना में है। और मंजीरा नदी निजामाबाद पोचमपाद बांध भी आपका तेलंगाना में स्थित है। और चौथा बांध आपका है गोदावरी निजामाबाद। और इन चारों का नाम आपको याद रखना है, ताकि एग्जाम में अगर पूछा जाए कि कौन कौन से बांध जो है तेलंगाना में है, तो ये चारों आपको पता होंगे तो आप उसको आसानी से सुमेलित कर देंगे। राष्ट्रीय पार्क भी मैंने आपको बता दिए हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा तेलंगाना में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। बाकी इसका पोस्टमार्टम तो मैंने कर ही दिया है। तेलंगाना का जो सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है याद रखिएगा, पूछा था कि तेलंगाना जो है
इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना था उस समय, ठीक है। और पांचवा प्रश्न की हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन शुरू किया? देखिए बाजरा मिशन को शुरू किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। और बाजरा मिशन है क्या, इसको क्यों शुरू किया गया है, इसको मैं बता देता हूँ आपको। देखिए जो बाजरा मिशन है इसका उद्देश्य किसानों को छोटी अनाज फसलों के लिए उचित मूल्य दर प्रदान करना है। और ये पहल जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य को भारत का बाजरे का हब बनाने के मुख्यमंत्री के विजन की दिशा में एक कदम है। और आपको बता दूं इस मिशन को लागू करने के लिए राज्य सरकार जो आपकी छत्तीसगढ़ की है इसने भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद और छत्तीसगढ़ राज्य के 14 जिलों के जो कलेक्टर हैं यानी कि डीएम हैं उनके साथ एक समझौता ज्ञापन पर अभी हाल ही में हस्ताक्षर किया था। देखिए जो बाजरा मिशन है इसके तहत किसानों को अन्य महत्वपूर्ण लाभों में बाजरे के लिए इनपुट सहायता, खरीद व्यवस्था, फसलों की प्रसंस्करण में किसानों की सहायता करना और ये सुनिश्चित करना शामिल किया है कि किसानों को विशेषज्ञों की विशेषज्ञता का भी जो है लाभ मिले कि कैसे बाजरे की बुआई करनी है, कैसे कटाई करनी है, कौन कौन सी दवाएं छिड़कनी है, कितना खाद डालना है। तो ये सारी चीज़ें जो है उनको ये चीज़ें अवेलेबल कराएगी छत्तीसगढ़ की सरकार। और अब आइए थोड़ा सा हम छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं, छत्तीसगढ़ में क्या क्या खास बातें हैं और कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए एक पेज पर पूरा छत्तीसगढ़ हम कवर करेंगे आज। देखिए छत्तीसगढ़ जो है इसकी राजधानी क्या है, रायपुर है। और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है, सुश्री अनुसुईया उइके, ठीक है। तो जो आपकी छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं, गवर्नर का नाम है अनुसुईया उइके। और मुख्यमंत्री यहाँ के हैं भूपेश बघेल जी, ये तीसरे मुख्यमंत्री हैं क्रम से। देखिए छत्तीसगढ़ जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर सन 2000 को। और छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या छत्तीसगढ़ की है 2,55,45,198। और छत्तीसगढ़ में जिले आपके टोटल 32 हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में पहले जिलों की संख्या दूसरी हुआ करती थी, अभी हाल ही में 4 नए जिले बन गए छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो इसको जरूर याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के जो 4 नए जिले हैं इनके नाम क्या क्या हैं। देखिए पहला आपका है मोहला मानपुर, दूसरा है सारंगढ़ बिलाईगढ़ और तीसरा है शक्ति और चौथा है मनेन्द्रगढ़, ठीक है। तो ये 4 नए जिले बने हैं छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है वन भैंसा, राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना, राजकीय वृक्ष है साल। छत्तीसगढ़ का राजगीत है अपरा पैरी के धार महानदी अपार। और पड़ोसी राज्य इसके हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। इसको आप मैप में भी दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ दिख रहा है और बगल में देखिए आपका यूपी दिख रहा है, फिर झारखंड दिख रहा है, फिर उड़ीसा दिख रहा है, ठीक है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हो गया, ठीक है। महाराष्ट्र इधर हो गया, फिर मध्य प्रदेश हो गया। और देखिए जो छत्तीसगढ़ राज्य है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। देखिए यहाँ पे आपकी महानदी, गोदावरी, इंद्रावती, सोन, पैरी, हसदेव, सबरी, ये सभी नदियाँ होकर यहाँ से बहती हैं। ये प्रमुख नदियाँ हैं छत्तीसगढ़ की। और अगर आप छत्तीसगढ़ का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। बाकी देखिए अन्य राज्यों के भी एग्जाम में आसपास के राज्यों की चीज़ें पूछ ली जाती हैं। और छत्तीसगढ़ में बांध कौन कौन से हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में है दुधवा बांध, ये महानदी पर है, धमतरी जिले में स्थित है ये। और दूसरा है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर स्टेशन, कोरबा जिले में स्थित है छत्तीसगढ़ के। और छत्तीसगढ़ में देखिए जो कोरबा है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे नहीं, एक स्टूडेंट वहाँ पे सेलेक्टेड अभी हैं केंद्रीय विद्यालय में, और इनवाइट भी करते हैं लेकिन मैं जा नहीं पाता हूँ। खैर ये अलग चीज़ है। देखिए आप सिलेक्शन ले लें, आप नौकरी पा जाए, सुखी रहें, यही मेरा आशीर्वाद है, ठीक है। देखिए जो आपका छत्तीसगढ़ राज्य है तो वहाँ पर जो है वन और राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में आपका है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका बस्तर जिले में है छत्तीसगढ़ के। और छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में। अचानक मार वन्य जीव अभयारण्य भी आपका जो है छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में है। और गुरु घासीदास नेशनल पार्क भी आपका छत्तीसगढ़ के जो है जिला कोरिया के बैकुंठपुर में स्थित है। तो 4 जो है मेन जो आपके नेशनल पार्क हैं कौन कौन से हैं, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, अचानक मार वन्य जीव अभयारण्य और गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये चारों कहाँ पे हैं, छत्तीसगढ़ में। और इसमें एग्जाम में सबसे अधिक पूछा कौन सा गया है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ में है।
और अचानक मार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, तो ये भी छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसको बिल्कुल आज अपने भेजे में घुसा लीजिए ताकि आपको एग्जाम में 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाए। और हमारा अगला प्रश्न है 6वां प्रश्न कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए किसे जो है टीम का बैटिंग कोच नियुक्त किया है। तो देखिए मैथ्यू हेडन को बनाया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के द्वारा जो T20 वर्ल्ड कप आयोजित होने वाला है उसके लिए बैटिंग का कोच। देखिए जो आपके मैथ्यू हेडन है आपको याद रखना है कि ये ऑस्ट्रेलिया के एक दिग्गज बल्लेबाज रह चुके हैं और ये अब कोचिंग प्रदान करेंगे T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान को। ठीक है, देखिए जो T20 वर्ल्ड कप है इसका आयोजन कब से कब तक होगा, ये 17 अक्टूबर से जो है यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान की मेज़बानी में होना है। तो ये 17 अक्टूबर 2021 को स्टार्ट होगा और 14 नवंबर 2021 को जो है समाप्त होगा। टोटल 45 मैच खेले जाएंगे और ये आपका यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान की मेज़बानी में खेला जाएगा, इसको याद रखिएगा। और देखिए जो आपका ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 जो होगा, ठीक है, तो इसमें टोटल 16 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। देखिए यहाँ पे मैंने जो ये 4 पॉइंट बताए हैं इन चारों में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये कहाँ पर खेला जाएगा, किसकी मेज़बानी में और कब खेला जाएगा। तो 17 अक्टूबर 2021 से 14 नवंबर 2021 तक चलेगा, 45 मैच खेले जाएंगे। और याद रखिएगा कि जो आपका यूनाइटेड अरब अमीरात है और ओमान, ये दोनों इस बार जो है मिलकर आयोजित कर रहे हैं ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप को। ठीक है, 7वां प्रश्न है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए किसे टीम का बॉलिंग कोच नियुक्त किया है। तो देखिए जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है इसने वर्नोन फिलेंडर को जो है T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का बॉलिंग कोच अपॉइंट किया है। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है जो साउथ अफ्रीका के, देखिए जो आपकी वर्नोन फिलेंडर है कहाँ के बॉलर हैं, मतलब कहाँ के क्रिकेटर हैं, ये जो है साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर रह चुके हैं और इनको बना दिया गया अभी हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा पाकिस्तान का बॉलिंग कोच, किसके लिए, जो अगला T20 वर्ल्ड कप आयोजित होने वाला है, ठीक है, उसके लिए बॉलिंग कोच अपॉइंट किया गया है। देखिए पाकिस्तान के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए पाकिस्तान के बारे में आप जानते होंगे कि वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, इमरान खान है। ठीक है, पाकिस्तान की मुद्रा जो है, देखिए पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपी और पाकिस्तान की राजधानी क्या है, कराची है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने। देखिए गुजरात के जो नए मुख्यमंत्री का नाम है भूपेंद्र पटेल। देखिए भूपेंद्र पटेल जो है ये गुजरात के घाट लोदिया सीट से विधायक हैं। कहाँ से, घाट लोदिया सीट से जो है ये विधायक हैं भूपेंद्र पटेल। और देखिए बिहारी में जो विजय रूपाणी थे उन्होंने जो गुजरात के CM के पद से इस्तीफा दे दिया था, तो इन्हीं के स्थान पर भूपेंद्र पटेल आ गए हैं अब। ठीक है, ये भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। और गुजरात के जो गवर्नर इनका नाम है आचार्य देवव्रत। अभी हाल ही में इन्होंने जो है भूपेंद्र पटेल को इनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। और गुजरात की बात करें तो देखिए गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, जनसंख्या यहाँ की है 6.27 करोड़। और 9वां प्रश्न की हाल ही में किस देश ने ऐलान किया है कि वो अफगानिस्तान को 6.4 करोड़ डॉलर की मानवीय सहायता भेजेगा। तो देखिए अमेरिका ने कहा है कि हम जो है जो अफगानिस्तान देश है उसको 6.4 करोड़ डॉलर की मानवीय सहायता देंगे। देखिए इस समय बहुत बुरा हाल है, आपको मैंने बताया था कि अफगानिस्तान पर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है। तालिबानी क्या है, अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, गवार हैं, आतंकवादी हैं, तो उनको बस वही है कि कैसे लूटना है, कैसे कब्जा करना है, ये बस आता है। तो देखिए अगर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था चल नहीं पाएगी, ग्रो नहीं करेगी, तो फिर वहाँ पे भूखमरी तो आनी ही है। ठीक है, तो वहाँ पे भूखमरी आ गई है, इसलिए जो है अमेरिका ने कहा है कि चलो ठीक है, हम इसको दाना पानी खाने के लिए जो है कितना देंगे, 6.4 करोड़ डॉलर यानी कि करीब 470 करोड़ रुपए की मानवीय सहायता देंगे। और अमेरिका के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे आज। देखिए अमेरिका के बारे में एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था कि अमेरिका जो है ये कितने राज्यों का एक समूह है। देखिए जैसे भारत में कई सारे राज्य हैं तो मिलकर एक पूरे अखंड भारत का निर्माण हुआ है, तो वैसे ही अमेरिका भी जो है ये 50 राज्यों का समूह है। ठीक है, कितने, 50 राज्यों का समूह है अमेरिका। और अमेरिका जो है ये लोकेटेड कहाँ पे है, देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं अमेरिका में और नॉर्थ अमेरिका में और साउथ अमेरिका में। ठीक है, देखिए अमेरिका की बात होती है तो समझ लीजिए कि अमेरिका एक जो देश है तो उसकी बात हो रही तो उसका मतलब हो गया USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA, जिसको शॉर्ट में लोग अमेरिका कहते हैं, तो ये एक देश है। और यहाँ पे देखिए लोकेशन दिख रही है। बाकी जो उत्तरी अमेरिका है ये एक महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका
एक अलग महाद्वीप है। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। बाकी अमेरिका क्या है, उसको अमेरिका नाम दे दिया गया, थोड़ा सा पॉपुलर वर्ड हो गया है। USA को ही अमेरिका के नाम से जानते हैं, ठीक है। बाकी महाद्वीपों के बारे में मैंने आपको बता भी था। तो अभी याद रखिए कि जो आपका USA है, ठीक है, तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ये 50 राज्यों का समूह है। इसकी राजधानी है वाशिंगटन DC और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बिडेन। अमेरिका की पॉपुलेशन है 32.82 करोड़ और मुद्रा यहाँ की है US डॉलर, ठीक है। तो अमेरिका के बारे में ये जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कि आप इससे पहले जानते थे कि अमेरिका 50 राज्यों का समूह है? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि भारत और किस देश ने 13 सितंबर 2021 को संयुक्त रूप से एजेंडा 2030 पार्टनरशिप का क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया है? बताइए। मैं बता दूं आंसर आपको। तो देखिए देश आपका अमेरिका है। भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर 13 सितंबर 2021 को एजेंडा 2030 पार्टनरशिप का क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया है। और ये है क्या चीज़, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसकी कहानी स्टार्ट हुई थी अप्रैल 2021 से। देखिए अप्रैल 2021 में जलवायु पर विश्व के नेताओं के शिखर सम्मेलन में जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बिडेन और भारत के PM हैं नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा US इंडिया एजेंडा 2030 साझेदारी की घोषणा की गई थी। और देखिए जो आपका एजेंडा 2030 पार्टनरशिप है, तो इसका जो क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग है, ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के महत्वपूर्ण वित्तीय पहलुओं को संबोधित करते हुए जलवायु परिवर्तन पर सहयोग को नवीनीकृत करने का अवसर प्रदान करेगा। देखिए आपको बता दूं जो ये कहानी है ये अप्रैल 2021 में शुरू हुआ था, मतलब भारत और अमेरिका के बीच में। और इसको अभी जो है हाल ही में 13 सितंबर को अंजाम दिया गया। और एक खास बात और है, देखिए अमेरिका के एक बहुत ही पॉपुलर नेता हैं जो कि भारत की यात्रा पर थे 12 से लगाए 14 सितंबर तक। इनका नाम क्या था? इनका नाम था जॉन केरी। तो जॉन केरी भी हाल ही में 12 से 14 सितंबर तक, याद रखिएगा, 12 से लगाए 14 सितंबर तक भारत की यात्रा पर थे। ये प्रश्न मैं अलग से भी आपको दे सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि एक ही प्रश्न में ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो जो जॉन केरी हैं कौन है? देखिए जॉन केरी जो है ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन के जो है विशेष जलवायु दूत हैं, ठीक है, विशेष जलवायु दूत हैं। और इन्होंने अभी हाल ही में जलवायु संकट से निपटने के लिए अपनी भारत यात्रा के एक हिस्से के तौर पर भारत के केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह से भी मुलाकात की थी। और इन्हीं की यात्रा के दौरान, यानी कि जॉन केरी की ही यात्रा के दौरान 13 सितंबर 2021 को अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में संयुक्त रूप से एजेंडा 2030 पार्टनरशिप का क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग जो है उसको लॉन्च किया गया। तो पूरी कहानी मैंने आपको बता दी है, दिमाग में आप इसको फीड कर लीजिए। 11वां प्रश्न की निम्न में से किस देश ने सभी नए घरों में EV चार्जिंग की सुविधा देने वाले घरों के निर्माण की घोषणा की है? तो देखिए अभी हाल ही में जो इंग्लैंड देश है, ठीक है, तो इंग्लैंड ने कहा है कि अब जितने भी नए मकान बनेंगे उनके घर के सामने एक जो है चार्जिंग पॉइंट होगा। और इस चार्जिंग पॉइंट में कोई भी इलेक्ट्रिक वाहन वाला व्यक्ति होगा तो आएगा, सीधे जो है देखिएगा ताला बंद है घर में या कुछ भी, मतलब जो भी है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। वो आएगा, तार लगा के अपनी गाड़ी को चार्ज करेगा, फिर आगे बढ़ जाएगा। तो अब हर नए घर में जो है ऐसे चार्जिंग पॉइंट मिल जाएंगे आपको, ठीक है। जैसे कि आप किसी के घर पे जाते हैं, कहते हैं भैया मेरा मोबाइल डाउन हो गया, चार्जिंग पॉइंट कहाँ पे है? तो आजकल क्या होता है, लोग पानी पीने से पहले पहले चार्जर घुसाड़ लेते हैं अपने मोबाइल में, फिर पानी पीते हैं, तब तक मोबाइल चार्ज होता है, फिर निकल लेते हैं। तो उसी प्रकार की कुछ व्यवस्था की जा रही है। अब हर घर के सामने जैसे नल हो गया है, हर घर नल योजना भारत सरकार चला रही है, तो अब हर घर जो है इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए EV चार्जिंग सुविधा जो है अब दी जाएगी इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड की जो सरकार है ये इस तरह की व्यवस्था जो है सभी नए घरों में शुरू करेगी। और ये जो है स्पेशली जो घर होंगे और ऑफिस होंगे तो उनके बाहर स्मार्ट चार्जिंग डिवाइस जो है स्थापित करेगी इस परियोजना के तहत, जिससे पीक ऑफ घंटों के दौरान कोई भी वाहन मालिक अपने वाहनों को स्वचालित रूप से जो है चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। और 12वां की हाल ही में किस राज्य में नुआखाई उत्सव मनाया गया? देखिए पिछले साल ये प्रश्न बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया था, नुआखाई उत्सव। तो देखिए आपसे याद रखिएगा कि नुआखाई उत्सव जो है ओडिशा राज्य का एक त्यौहार है। और इसमें नुआ का अर्थ है नया और खाई का अर्थ है भोजन, यानी कि नया भोजन। नया भोजन कैसे?
देखिए आपने देखा होगा कि इस समय धान की खेती हुई है, ठीक है। अक्टूबर नवंबर में धान कटने लगेगा, फिर नया चावल आपको मिल जाएगा। नए चावल का टेस्ट ही कुछ अलग होता है, थोड़ा सा वो लसलसा होता है, बहुत मज़ा आता है ज़बरदस्त खाने में, ठीक है। तो किसी को नया चावल पसंद है, किसी को पुराना, मुझे जब दोनों चावल पसंद है, ठीक है। देखिए मैं पार्ट टाइम किसान भी हूँ, मेरे पास खेत भी है, तो हमारे खेत से जब नया वाला चावल आता है तो उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं उससे कोरिलेट करके नुआखाई उत्सव की। तो नुआ का मतलब नया हो गया, खाई का मतलब हो गया भोजन। देखिए नुआखाई एक फसल उत्सव है जो कि पश्चिमी ओडिशा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और ये जो है लोगों के द्वारा मौसम के नए चावल का स्वागत करने के लिए बनाया जाता है, यानी कि जो नया वाला चावल कटने वाला है उसी का वेलकम करने के लिए कि चलो ठीक है, अब अगले महीने में नया धान आएगा, नया चावल आएगा, मस्ती से उसको खाएंगे, मजा लेंगे पूरा। और ये जो है पश्चिम उड़ीसा का कृषि त्यौहार है, और इसको जो है धार्मिक उत्साह और परंपरा के साथ पूरे ओडिशा में मनाया जाता है, ठीक है। और एक खास बात और है, ये गणेश चतुर्थी के उत्सव के एक दिन बाद से ही मनाना शुरू किया जाता है, नुआखाई उत्सव। तो नुआखाई उत्सव जो है उड़ीसा का त्यौहार है। नुआ का मतलब है नया, खाई का मतलब है भोजन, याद रखिएगा। और ये नए चावल की फसल जो है उसका वेलकम करने के लिए मनाया जाता है ओडिशा राज्य में। और ओडिशा की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल जी, तो इसको याद रखिएगा। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज मैंने कुछ मॉडिफिकेशन किया है, मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ मैप और स्पेशल फैक्ट को और बढ़ा दूँ, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन नॉलेज आपको भरपूर मिलेगा, इससे आपको जो है थोड़ा सा अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा स्टेट वगैरह के बारे में। तो ये नया मेरा एक्सपेरिमेंट कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अभी आंसर बताइए सभी क्वेश्चन अपडेट का। पहला प्रश्न आपके लिए है, एशियाई ओलंपिक परिषद का कार्यकारी अध्यक्ष किसको अपॉइंट किया गया, बताइए। दूसरा कि हाल ही में पुर्तगाल के किस पूर्व राष्ट्रपति का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, आप बताइए। और तीसरा कि हाल ही में हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल और क्रिकेट के खिलाड़ी स्मृति मंधाना को किस बैंक ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, बताइए। चौथा प्रश्न आपके लिए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निजी सचिव कौन बने, बताइए जल्दी से। और पांचवा की किचन वेयर ब्रांड वंडर शेफ ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी प्रश्नों के सही उत्तरों की। देखिए कल के जो क्वेश्चन अपडेट के पहले प्रश्न थे, ठीक है, पहला प्रश्न था तो उसका सही उत्तर होगा आइसलैंड। और प्रश्न क्या था कि हाल ही में किस देश में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए डिजाइन किए गए दुनिया के सबसे बड़े संयंत्र का उद्घाटन किया गया, तो ये देश कौन सा था, आइसलैंड, ठीक है। और दूसरा था कि हाल ही में तमिलनाडु की सरकार ने किस कवि और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है, तो देखिए इनका नाम है सुब्रमण्यम भारती। और तीसरा था कि हाल ही में भारत और जापान ने अपना किस क्रम का समुद्री मामलों का संवाद आयोजित किया, तो ये 6वां संवाद था क्रम से। और चौथा प्रश्न था कि हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में किस देश के रक्षा मंत्री पीटर डटन के साथ 2+2 वार्ता की, तो देखिए ये देश आपका है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के जो रक्षा मंत्री हैं उनका नाम था पीटर डटन। और पांचवा था कि हाल ही में रेल मंत्रालय ने भारतीय रेल वैकल्पिक ईंधन संगठन यानी कि इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अल्टरनेट फ्यूल को किस तिथि से बंद कर दिया है, तो ये तिथि आपकी है 7 सितंबर 2021। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।